नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा गली पे। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में जो भी न्यूनतम योग्यता है और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, और किन केसेस में किसी हम कैंडिडेट को एक योग्यता से, एक चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो होता है, ग्राम पंचायत में प्रधान के चुनाव के लिए पंचायती राज व्यवस्था जो होता है वो इसके लिए काम करता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये तय करता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेगा और किन कार्यों के लिए, किन विकास के लिए, ग्राम स्तर पे किन विकासों के लिए किसी प्रधान को चुना जाना जरूरी होता है। तो ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं क्राइटेरियाज के बारे में। जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो है न्यूनतम उम्र की। न्यूनतम उम्र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे कम जो उम्र डिसाइड किया गया है वो 21 साल की उम्र डिसाइड की गई है। अगर ग्राम पंचायत का कोई चुनाव लड़ना चाहता है अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति, तो वो उसकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र के बारे में कोई भी गाइडलाइन डिसाइडेड नहीं है यूपी गवर्नमेंट में अभी तक। तो अधिकतम में किसी भी एज वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये इससे गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग बहुत अनुभव के साथ, जो लोग बहुत अनुभवी हैं, उनके अनुभव का फायदा ग्राम सभा को मिले। दूसरी अगर हम बात करें तो बात होती है नामांकन की तिथि तक ये उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए दोस्तों। अपर एज कोई डिसाइडेड नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो दूसरे राज्यों में देखा गया है कि दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए, जो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं या 10वीं पास न्यूनतम निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है कि न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है तो वो पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा हम तीसरी बात पे बात करें तो उसके अलावा और किन योग्यताओं की जरूरत पड़ती है। उसी ग्राम सभा का व्यक्ति होना चाहिए जो ग्राम सभा में पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। वो व्यक्ति उसी ग्राम सभा का होना चाहिए। मतलब ये कि मतदाता सूची में उसका नाम होना कंपलसरी है। उसके अलावा उसका नाम मतदाता सूची में होने के अलावा भारत का वो नागरिक होना चाहिए। वो निश्चित रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये योग्यता भी उसके साथ रखी जाती है। इसके अलावा हम चौथे पॉइंट पे बात करें तो पंचायती राज चुनाव में देखा गया है कि आरक्षण की बात हमेशा से आरक्षण लागू होता है, और आरक्षण में महिलाओं की आरक्षण भी निर्धारित होती है। तो आरक्षण में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। सामान्य वर्ग का अगर कोई सीट आता है तो उस पर कोई महिला भी चुनाव लड़ सकती है और कोई पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर किसी ग्राम सभा में अगर महिला के लिए सीट आरक्षित आ गई है तो महिला ही चुनाव लड़ सकती है, कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। या किसी अन्य अनुसूचित जाति के केस में आता है तो अनुसूचित जाति के लोग ही उसमें नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण महिलाओं के लिए तय है, और ये आरक्षण जो होते हैं दोस्तों, ये रोटेशन के आधार पर तय होते हैं। मैंने खुद भी देखा है कि आरक्षण जो होता है रोटेशन के आधार पर होता है। जैसे अगर किसी ग्राम सभा में पहले कोई सीट महिला के लिए आरक्षित थी तो हो सकता है अगली बार वो सीट किसी और आरक्षण में जाए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य हो जाए। ठीक है, ये आरक्षण की प्रक्रिया रहती है। तो हर बार चीजें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले जारी सूची को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको आरक्षण के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हर एक उम्मीदवार को चुनाव से पहले आरक्षण सूची को ध्यान से देखना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि आरक्षण किस कैटेगरी में आया है, किस वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, या महिला सीट आरक्षित है या पुरुष सीट आरक्षित है। इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। इस मामले में यूपी में महिलाओं ने लास्ट चुनाव में बहुत सारी महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, महिलाओं ने चुनाव जीता, और बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इससे ये तय होता है कि महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं और अच्छा काम करके दिखा भी सकती हैं। बहुत सारे जिलों में यूपी गवर्नमेंट ने महिलाओं को उनके अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत भी किया है। आगे हम बात कर सकते हैं तो कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गंभीर कोई आरोप लगा हुआ है, कोई व्यक्ति गंभीर आरोपी है, किसी गंभीर आरोप के में वो सजा काट रहा है, या फिर चुनाव आयोग ने
उसे अयोग्य घोषित कर दिया हो, कोई व्यक्ति सजा काट रहा हो और चुनाव आयोग ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया, ऐसे में ये वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा और किन चीजों पे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया है, अगर कोई दिवालिया घोषित है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई व्यक्ति सरकारी धन का दुरुपयोग किया हुआ है या उसका गमन किया हुआ है तो वो भी चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति पंचायत का पैसा या सरकार का पैसा अगर किसी के पास बकाया रह जाता है तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जिसमें मतलब जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान होने के बाद निश्चित अवधि के अंदर जो होता है वो फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भर के जरूरी दस्तावेज जो होते हैं वो जरूरी दस्तावेज जमा करना होता है। जरूरी दस्तावेज में क्या क्या आते हैं? पहचान पत्र आता है, जाति प्रमाण पत्र आता है, निवास प्रमाण पत्र आता है। जाति प्रमाण पत्र अगर जाति के लिए आरक्षित सीटें आई हैं तो। इसके अलावा शपथ पत्र देना होता है, चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होता है। ये विवरण सारे जमा करने होते हैं। विवरण देने के बाद नामांकन के समय यह घोषणा किया जाता है, शपथ पत्र में ये होता है कि उसके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक या न्यायिक मुकदमा गंभीर मुकदमा न हो। नामांकन के बाद चुनाव आयोग जांच की प्रक्रिया को शामिल करती है। जांच की प्रक्रिया में क्या होता है कि जांच किया जाता है, एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाया गया, ऐसे में चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति के नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। नामांकन प्रक्रिया रद्द हो सकती है, जांच की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति फॉर्म भरा हुआ है उसका एक निश्चित अवधि के अंदर नामांकन वापसी करने का भी टाइम होता है कि इस डेट से चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की घोषणा से पहले ये डेट निश्चित है, इससे पहले आप नामांकन अपना वापस भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो लोग अपने आपसी सहमति से या किसी भी तरह से नामांकन को वापस भी ले सकते हैं। चुनाव आचार संहिता, इसके बाद क्या होता है, ये सारे फॉर्म वगैरह भरने के बाद अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल होता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव में जो प्रचार होता है वो चुनाव आचार संहिता के नियमों के अंदर हो। कोई भी व्यक्ति अगर अपने गांव में कैंपेन कर सकता है, अपने गांव में लोगों की बैठक कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जाके लोगों को किसी भी तरह से वो पैसों का लालच दे या फिर उसमें शराब दारू पिलाने के मामले में इस तरह की चीजें पिला के वोट मांगने की कोशिश करे। ये सब चुनाव आचार संहिता के नियमों के खिलाफ आता है, और इस तरह की कार्रवाई अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है या जानकारी में आती है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग उसकी योग्यता को निरस्त कर सकती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है जो सभी कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और क्या होता है कि जब ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती हैं तो चुनाव होता है। चुनाव होने का जो प्रक्रिया है वो वॉलेट पेपर होता है। उसके अलावा ईवीएम जो होता है, ईवीएम में बटन दबा के वॉलेट पेपर पे आप स्टैम्प मुहर लगा के आप उसको जमा करते हैं। और इसमें जो उम्मीदवार बाद में चुनाव होने के बाद जब उम्मीदवार की वोट काउंटिंग होती है तो वोट काउंटिंग में जो उम्मीदवार ज्यादा ज्यादा वोट पाया होता है, मतलब निर्धारित वोट से, मान लीजिए अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और कोई उम्मीदवार 501 वोट पा गया है तो निश्चित रूप से अगला उम्मीदवार 500 से ज्यादा वोट नहीं पाएगा, इसका मतलब वो उम्मीदवार जीतता है। तो ये चुनाव प्रक्रिया है दोस्तों। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यूपी चुनाव से संबंधित और भी बहुत सारे पोस्ट मैं डालता रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।